हेलो एस्पारेंट्स। तो आज की ताज़ा खबरें देखते हैं हम। चलिए, आज है 28 नवंबर। अनफिनिश्ड बिजनेस वर्क बोर्ड कमिटी सेट टू गेट एन एक्सटेंशन टू बजट सेशन। ठीक है, देखते हैं बाद में इसको। Hyundai M&M 6 अदर में फेस एमिशन पेनल्टीज। अच्छा, पेनल्टीज लगा रहे हैं इनके ऊपर एमिशन की वजह से। चलो हम सीधा ये पेज पर आते हैं। एडिटोरियल। होल्डर रीचर व्हाट न्यू महाराष्ट्र झारखंड असेंबलीज लुक लाइक। इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर डील। तो सीज फायर किया इन्होंने। देखने की कुछ प्रॉब्लम है। हैंड नेस्टेड रेस्ट्रिक्शन गिव मार्स इट्स टाइनी मून्स। Phobos, the larger of Mars' two moons, is seen as the image taken by the Mars Reconnaissance Orbiter. Issue with asteroid theory, what the study hypothesis. ठीक है, इनके दो मून है। व्हाट इज गवर्नमेंट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मंदिर मस्जिद कॉन्स्टिट्यूशन संभाल shows we are short of leaders who can walk into a conflict and resolve it. ठीक है, देखना पड़ेगा ये भी। In defense of India, China's assertiveness, decline of American military industrial complex, and emergence of new weapon supply chains are openings for India to accelerate modernization of its defense production system. A gift to the nation. WTO amendments provision has proved to be constitutional strength. It has adapted to changing needs of a diverse society. ठीक है, मतलब डिसेंट है। इसमें इतना डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं लग रहा है मुझे। ये भी थोड़ा आईआर टाइप में है, तो ये भी चांसेस कम ही है इसके। Mirror TikTok has banned beauty filters on its platform for underage users. Given the toll it takes, it is the bare minimum. ठीक है, टिकटॉक पर चल रहा है अभी। Israel Hezbollah ceasefire is the first meaningful de-escalation to be responded to Gaza serve as a step towards peace. ठीक है। Ghost in the machine. Congress called for the show must go on. 75 years on election commission is a success story, but there is need for democratic and electoral reforms. ठीक है, इलेक्शन एस वाई कुरुशी को नहीं पता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पहले। और इंडिया एक्सपीरियंस इन डेमोक्रेसी द लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शन। ऑथर भी है ये भी एक इलेक्शन कमीशन का देखना। लिसन अप, देयर इज नो वॉर दैट विल एंड ऑल वॉर्स। ये भी सही है। कोई ऐसी वॉर नहीं है जो सभी वॉर खत्म कर दे। तो कौन सा करे, ये करे क्या वन सब्सक्रिप्शन वाला करे। चलो इलेक्शन कमीशन का देखते हैं अभी। थोड़ा बड़ा भी है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए, November 26 marks a significant milestone in independent India's history. On this day in 1949, after the Constituent Assembly, members worked hard for 2 years, 11 months and 17 days. India adopted its constitution. The zeal with which they participated in materializing the idea of India is reflected in the fact that CA members proposed 7635 amendments to the draft before giving the nation its sacred book comprising 395 articles and 8 schedules. For democratic country, देखो ये पहले इंट्रोडक्शन दिया पूरा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी मेहनत लगी है, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, कितने आर्टिकल्स है हमारे, कितने साल हमें लगे, 2 साल 11 महीने 17 दिन। फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री वाज द गोल फॉर द सीए मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेरे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखो स्टार्टिंग में, इवन आप अगर मेंस में आंसर लिख रहे हो, अगर कोई बड़ा टर्म है, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन में दिया है उसका शॉर्ट फॉर्म, तभी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। नहीं तो छोटे छोटे वर्ड्स का आप शॉर्ट फॉर्म बनाने लग गए, एंड को ऐसे एंड लिख रहे हो, तो वो थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। इवन ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये मार्किंग कर रहे हो आप किसी को इनडायरेक्टली हिंट देने की, तो वो थोड़ा संभल के रहिए। इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, तभी आपको अगर पता नहीं है तो मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी मिले, अगर आप गूगल सर्च कर लेना। -30 -40 मार्क्स मिले इनको बच्चों को। श्री वगैरह लिख लेते हो, कुछ भी रिलीजियस सिंबल बनाते या फिर कुछ भी स्टार डैश ऐसे 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 करके लिखते, तो आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया कि नंबरिंग करो। 16 articles were enacted exactly 2 months before the constitution became fully operational. These included Article 324, which laid the foundation for the establishment of the election commission that was mandated with superintendent's direction and control of all elections. ठीक है, अभी इलेक्शंस के ऊपर आ गए हम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दिया, फिर डेमोक्रेटिक कंट्री का गोल क्या रहना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो 16 आर्टिकल सिलेक्ट किए गए थे 2 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर ये फुल्ली आर्टिकल 324 जो है वो फाउंडेशन बना था इलेक्शन कमीशन का, जहां पर पूरा कंट्रोल जो है इलेक्शंस का इलेक्शन कमीशन के ऊपर दिया है। 25 जनवरी 1950 में, और डी बिफोर इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, 1950 में ये इस्टेब्लिश हो गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द असेंबलीज प्रोसीडिंग, द सब कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स recognize the independence of non interference by the executive and legislature in election as a fundamental right. The constitution through article 320 banned even the judiciary from interfering in the poll process to ensure uninterrupted
elections, uninterrupted elections. This provision has been the envy of many election commissioners. A senior issue in the CA debates was which agency should conduct elections to the state legislature, the state election commission, or the central agency. In a far-sighted move, in a radical departure from the federal principle, the assembly placed Vidhan Sabha elections under Election Commission of India. देखो इधर तक तो ठीक है, ये फंडामेंटल राइट माना गया है। एक सब कमेटी थी जो असेंबली के प्रोसीडिंग्स हो रहे थे कि इंडिपेंडेंस और कितना इंटरफेरेंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इलेक्शन में, तो वो उस पर चर्चा हो रही थी। और इसमें क्या बोल रहे कि जो डिबेट जो चल रहा था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस रहेंगे तो वो कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर सेंट्रल एजेंसी करेगी। तो थोड़ा सा हम अभी यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हमने सेंट्रल को दे दिया। थोड़ा फार साइटेड मूव था। अभी शॉर्ट टर्म में तो इसका गेन नहीं था, पर लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा सा अच्छा खासा हमें कंट्रोल मिल सकता था। Under Election Commission of India, B.R. Ambedkar summed up the rationale for this bold move. No person who is entitled should be excluded merely as a result of the prejudice of local government. To prevent injustice being done by provincial governments to people other than those who belong to the province racially, linguistically, and culturally, the whole of the election machinery should be in the hands of the Election Commission. देखो इनका क्या, इसका पीछे का मकसद क्या था, तो जो स्टेट है तो ये बायसेस ना रखे कि भाई जो भी अगर सो कॉल्ड कोई भी लोअर कास्ट खाता है और उसको एक्सक्लूड किया जाता है स्टेट वालों ने, तो ऐसा ना हो, इसलिए सेंट्रल के ऊपर वो पूरी जिम्मेदारी दे दी। ऐसा बी आर अम्बेडकर जी का मानना था। हाउ प्रोफेटिक वाज ही, वी इंक्रीजिंगली सी ओवरटुक और कोवर्ट अटेम्प्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू एक्सक्लूड सेक्शंस ऑफ सिटीजंस फ्रॉम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हो कितना विजनरी थे ये, इनको पता था कि आगे जाके अगर इलेक्शंस अगर वन पार्टी अगर हो जाती है तो ये एक्सक्लूड करने के चांसेस ज़्यादा थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा सोचा था। इंडियन इलेक्शंस हैव नॉट ओनली अर्नड national respect but also received accolades from across the world. US Senator Hillary Clinton called them the gold standard and the New York Times described them as the greatest show on earth. ECI's International Institute of Democracy and Election Management has attracted the top management of election bodies, including commissioners of over 130 countries to learn from us in the 12 years. अब देखो बाकी के जो कंट्रीज है इवन वर्ल्ड वाइड इसका वाहवाही हो रही है इलेक्शन कमीशन की, आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और यूएस के सेनेटर जो थे हिलरी क्लिंटन, उन्होंने भी बोला है। However, well-conducted elections do not necessarily mean a great democracy. Many world democracy indexes have described India as a flawed democracy. झूठी democracy बोल रही है। What is holding us back? Several factors, including illiteracy, poor gender participation, corruption, attack on civil liberties, country's political culture. This points to the need for urgent democratic and electoral reforms. अभी तक देखो इन्होंने पूरे इधर तक आते हुए पूरा वाहवाही की, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला, फिर हमारे वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है वो बोला। फिर आगे आते हैं इधर देखो टोन कैसे स्विच किया इन्होंने, बस इलेक्शन मतलब क्या अच्छे से इलेक्शंस कंडक्ट किया वो ग्रेट डेमोक्रेसी के तो नहीं, तो इवन बाकी लोगों ने बहुत कुछ बोला है। फिर आते हैं हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है इनका ये मानना है, और आर्टिकल भी उसके ऊपर ही था। ठीक है, शो मस्ट गो। चलो एक एक करके देखते हैं। अभी वन ऑफ द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ आवर इलेक्ट्रल सिस्टम इज द protective role of the higher judiciary. The Supreme Court has repeatedly emphasized that the EC's mandate for free and fair elections is absolute. Democracy cannot survive without free and fair elections. Free and fair elections is the basic structure of the Constitution. PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, नोटा जजमेंट 2013 का, द हार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सबसे प्रोटेक्टिव रोल निभा रहा है कि भाई जो फ्री और फेयर इलेक्शंस है उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ये पूरी जिम्मेदारी है। अलग अलग जजमेंट्स आप एक दो जजमेंट्स याद कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर वाला कर सकते हो, बाकी ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर वाला ही कर लो मैं तो कहूँगा। In February 2024, Supreme Court struck down electoral bonds as unconstitutional and manifestly arbitrary, annulling the legislative changes which had institutionalized crony capitalism in India. In doing so, the court undid great damage. अभी देखो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको पता है क्या था, तो एक पार्टी है समझो, एक पार्टी है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में, तो उनको फंडिंग चाहिए, तो अभी इनसे डायरेक्ट अभी जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उनसे ये लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या थे, तो आप बैंक में जाओ, एक सर्टेन अमाउंट बोलो, कौन रहेगा ये बस बैंक्स को पता रहेगा, और पार्टी को नहीं पता कि किसने दिया है, तो ये इनडायरेक्टली कितनी अमाउंट क्या अमाउंट कुछ नहीं पता है, बस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी है, मतलब कोई भी अगर ब्लैक का भी पैसा रहेगा तो भी उसमें जाएगा। तो देखो जैसे इनको समझ में आएगा कि भाई ये इलीगल है, ये थोड़ा इलेक्शन को प्रोसेस को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं ये, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये, तो इसके लिए ये खारिज कर दिया पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ही। और एक प्रॉब्लम आता है लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बोथ इन टर्म्स ऑफ वोटर एनरोलमेंट और वोटर टर्नआउट। देखो वोटिंग में भी इनका कम पार्टिसिपेशन है, इवन वोटर टर्नआउट में भी इनका कम पार्टिसिपेशन, एनरोलमेंट में भी है और इसमें भी है, टर्नआउट में भी, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग देम इक्वल वोटिंग राइट्स फ्रॉम डे वन।
ऐसा नहीं कि हमने, आई गेस साउथ अफ्रीका में बहुत देर से मिला है, इवन यूएसए में भी बहुत, यूएसए का पता नहीं, पर साउथ अफ्रीका में बहुत देर से मिला इनको वोटिंग का। तो हमारा तो ऐसा नहीं था, हमने डे वन से हमने एकदम इंपॉर्टेंट क्लॉज दिया कि भाई आपको सबको इक्वल वोटिंग है, इक्वल वोटिंग राइट्स है। ईसीआई कंसर्टेड concerted efforts have led to the gender skew being addressed in electoral rolls. In the 2024 Lok Sabha election, the gender ratio of registered voters improved to 948 women per 1000 men, up from 928 in 2019. देखो, रजिस्टर्ड वोटर्स तो इंप्रूव हो गए 928 से 948, ठीक है। जेंडर गैप भी वोटर टर्नआउट में अच्छा खासा, विच इज 10% वन टाइम। अभी जेंडर गैप कितना था, 10% था, एक में 10 था। और वो डिसअपियर होके इन 19 ऑफ 36 स्टेट्स मोर वुमेन टर्न टू वोट देन मेन। अभी अभी तो ज्यादा वुमेन आने लगी वोटिंग करने, जो कि अच्छी बात है। While the ECS fulfilled its gender justice obligation impressively, legislative action remains far behind. अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, लेजिस्लेटिव एक्शन लॉ वाला सेक्शन आ रहा है इसमें। अभी रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज इलेक्शन इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट। अभी लोकल लेवल पे वुमेन का रिजर्वेशन के बारे में, मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। इंडिया गवर्नमेंट हैज डन वेल बाय इनेक्टिंग 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड विधानसभा टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम 2029। अभी देखो 33% रिजर्वेशन देना विधानसभा लोकसभा के इलेक्शंस में, वो एक बहुत बड़ी बात है। और इवन ये भी होने वाला है, डिलिमिटेशन कमीशन 2026 तक ही था, तो उसमें अभी वो पूरा सीट्स का अभी बाइफर्केशन करने वाले कौन सी स्टेट्स को ज्यादा मिलेंगे। चलिए देखते हैं अभी। While several reforms have sought to improve the electoral system, many new challenges and threats have emerged, which, if not dealt with urgently, could derail our democracy. The use of black money and the increasing criminalization politics, for instance, in the current Lok Sabha, 46% of members have criminal cases. अभी आपको आईएएस चाहिए क्लीन शीट, और जो पॉलिटिशियन इनके ऊपर, मेजरली तो ऊपर ही बोल सकते हैं हम, या फिर ऑन सिमिलर लाइंस पे ही, पर जनरली अगर देखा जाए तो ऊपर ही आते हैं एग्जीक्यूटिव ये। तो 46%, मतलब 100 में से अगर मान के चलो 46 लोग क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर, और करोड़पति नंबर है 93%, मतलब 93% करोड़पति है इनमें सब, मतलब 100 में से 93 लोग करोड़पति है। तो समझ रहे हो, पॉलिटिकल डिफेक्शंस हैव प्लेग्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन द कंट्री सिंस 1960s। द एंटी डिफेक्शन और 1985 कॉन्स्टिट्यूशन टेंस टू प्रूव इनइफेक्टिव। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ का क्या मीनिंग क्या था इसका, कोई भी एक बंदा रहेगा तो पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भरोसा है एक गवर्नमेंट का, मतलब इन द सेंस लोगों का उस पार्टी पर या फिर उस कैंडिडेट पर, तो उसने उस भरोसे को कायम रखना चाहिए, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लाया था। अभी वो भी इतना इफेक्टिव नहीं कर रहे। हॉर्स ट्रेडिंग अभी भी नो मच लेस ऑफ एन इक्विस्ट्रम टर्म देन लेजिस्लेटिव जार्गन। अभी वैसे ही हॉर्स ट्रेडिंग के जैसे हो गया है, आपका जो भी है अमाउंट बोलो और आपको ये पार्टी में आ सकते हो। इलेक्शन कमीशन हैज बीन डिमांडिंग क्रिटिकल रिफॉर्म्स, दिस इंक्लूड सीलिंग ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडिचर लाइक फॉर कैंडिडेट स्टेट फंडिंग ऑफ पार्टीज विद इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड बैन प्राइवेट डोनेशंस। अभी देखो, अभी कोई बंदा है इंडिपेंडेंटली लड़ रहा है तो उसके पास उतना फंडिंग नहीं रहेगा, पर जो नेशनल लेवल पे पार्टीज रहेंगी, जो भी रहेंगी, या फिर स्टेट लेवल रहेगा, तो उनको फंडिंग स्टेट से भी आएगा, इंडिपेंडेंट मतलब प्राइवेट डोनेशन से भी आएगा, तो वो थोड़ा भेदभाव करेगा। An independent national election fund can be established for tax-free donations and allocations can be made based on electoral programs. अब आपको डोनेशन ही चाहिए तो आप एक नेशनल इलेक्शन फंड कर सकते हो और उसमें डाल दीजिएगा आप, जो भी पार्टी करेगा वो टैक्स फ्री डोनेशंस रहेंगे। और उसकी सबसे एक अच्छा बोला है कि इनका फंडिंग के बारे में इन्होंने अच्छा एक पॉइंट दिया है, ये नोट कर सकते हो आप। Article 324 expected Parliament to make a law for the procedure and service conditions of election commissioners. This remained unattended for over 7 decades. The act was finally passed in 2023 on Supreme Court's direction with some mixed features. A partisan collision makes no sense. Even an iota of doubt about its neutrality is fatal for democracy. The act does not protect the two election commissioners from removal from office so that they do not feel as if they were on probation. अभी देखो, आर्टिकल 324(2) में क्या बोला है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाना चाहिए प्रोसीजर और सर्विस रिगार्डिंग कंडीशन जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहेंगे। तो ये अभी तक अनअटेंडेड ही था, अभी तो कुछ इस पर एक्शन ही नहीं लिया, तो अभी 2023 में इसको फाइनलाइज करके कुछ भी करके थोड़ा बहुत मिक्स फीचर करके डाल दिया। तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए लीगल साइड की इसमें। डिस्पाइट दिस लॉज, ईसीआई इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द nation. It has stood the test of time and emerged as a powerful watchdog of democracy. Cooperation of the executive, legislature, and judiciary is required to keep our democracy strong. Only then can the largest democracy on the planet hope to become the greatest. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पर ये अगर छोटे छोटे फ्लॉज अगर हमने पकड़ लिए ना, बेस्ट हो जाएगी हमारी डेमोक्रेसी। तो वैसे भी अच्छी है, पर अभी थोड़ा सा एजुकेशन इज द की, मेरे हिसाब से तो जितना आप एजुकेटेड होगे उतना आपको आइडिया लगेगा कि होता क्या है इसमें। ये संबल का थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आई गेस आया था वो, हमने पढ़ा नहीं, पर कोई नहीं, थोड़ा बिग डील। वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे सबसे ज़्यादा रहेगा, प्रीलिम्स में तो इतना नहीं है। अभी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या, मेरे सबसे सभी का एक ही स्कीम करने वाले हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, तो वो प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ताकि उनको इक्विटेबल एक्सेस मिले 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म में। अभी HEI करंटली एक्सेस जर्नल्स का क्या, कैसे करेंगे? एज ऑफ नाउ, हाई higher education institutions can access journals through 10 different libraries consortia which are under administrative control of various ministries. A library consortium is a group of
two or more libraries that have agreed to cooperate to fulfill similar needs, usually resource sharing. देखो रिसोर्स शेयरिंग का सब रहता है, एक लाइब्रेरी रहेगी, दो से ज्यादा लाइब्रेरीज जो है रहेगी वो एग्री कर रहे हैं, कोऑपरेट करेंगे सिमिलर नीड्स के लिए. फॉर इंस्टेंस इनफ्लिपनेट Center Information Library Network in Gandhinagar is an inter-university center of the University Grant Commission under the Union Ministry of Education. The organization oversees the UGC Infonet Digital Library Consortium, which provides access to selected scholarly electoral journals and data-based. अच्छा ठीक है, ये अभी वन ने अच्छा ये देखेंगे, अभी वो छोड़ दीजिए, अभी कैसे एक्सेस करेंगे, क्या एक्सेस करेंगे, मोटा मोटा अभी ये है क्या, ONOS scheme है क्या. The center aims to consider disaggregated approach to journal access for all government HEIs. The initiative will enable these HEIs to access thousands of journals on one platform, which will be active on January 1, 2025. अभी देखो इसमें क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो ये 13,000 जो जर्नल्स है ना, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाने वाले हैं और वो एक्टिव होगा 1 जनवरी 2025 से. ये कॉमन प्लेटफॉर्म विल होस्ट 13,000 जर्नल पब्लिश्ड बाय 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स इंक्लूडिंग ये सब बड़े बड़े नाम. Institutions will not only have to register on the platform to access these journals. Inflipnet has been designated as the implementing agency for this initiative. अभी ये जो Inflipnet है तो वो implementing agency है. Center negotiated one nation for price for each of the 30 approved 6,000 crores for 3 calendar years 2025, 26 और 27. 3 साल के लिए हमें 6,000 करोड़ अप्रूव हो गए 30 डिफरेंट पब्लिशर्स के लिए. If HEI still want access to journals outside the 13,000 available on the common platform, they can subscribe to them individually. Central government officials अभी 13,000 से भी अगर उनको लग रहा है कि 13,000 के बाहर जाना है, मतलब जो भी दूसरा एक जनरल रहेगा तो वो इंडिविजुअली सब्सक्राइब कर सकते हैं. अभी नीड क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों कर रही है. हैज बीन लॉन्च्ड फॉर 4 reasons. 4 रीजन दिए इन्होंने. टू एक्सपैंड एक्सेस टू द बेस्ट स्कॉलरली जर्नल्स फॉर 55 lakh to nearly 1.8 crore students, faculty and researchers across roughly 6,300 government university colleges, research bodies, institutions and national importance. देखो ये जर्नल्स क्यों इंपॉर्टेंट, इतना क्यों हम खर्चा कर रहे हैं, तो उसका मेन रीजन है कि वो टॉप नॉच क्वालिटी मिलनी चाहिए. पहला, एक्सेस भी एक्सपांड होना चाहिए और बेस्ट स्कॉलरली जर्नल्स होने चाहिए हमारे पास. अगर आप स्टूडेंट्स की बात की जाए, 55 लाख से ज्यादा, 55 लाख से 1.5 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, रिसर्चर्स है, पूरे 6,300 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और रिसर्च बॉडीज में. तो उसके लिए ये रहना चाहिए, पहला पॉइंट. सेकंड, डुप्लीकेशन ऑफ जर्नल्स. डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए जनरल सब्सक्रिप्शन अक्रॉस डिफरेंट लाइब्रेरी कंसोर्टियम एंड इंडिविजुअल एचईआईज which would introduce excess expenditure and overlapping resources. देखो डबल सब्सक्रिप्शन हो रहा है, अभी एक बार ये एक सब्सक्रिप्शन ले रहे, दूसरी बार दूसरे का ले रहे, कभी कभी ये ओवरलैप भी हो रहा है, कभी कभी बोल समझ में आता है कि ये एक ही जर्नल में का ये पार्ट था, तो डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए. सेकंड, पहला पॉइंट था क्वालिटी, बेस्ट स्कॉलरली जर्नल्स एक्सेस हो. सेकंड, डुप्लीकेशन ना हो. थर्ड, टू प्रोवाइड बेटर बार्गेनिंग पावर व्हेन नेगोशिएटिंग विद पब्लिशर्स थ्रू अ सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल गवर्नमेंट एचईआईज. एक देखो प्राइसिंग अगर देखा जाए तो बेस्ट जर्नल्स है ये, तो ऑब्वियसली इनकी जो पावर रहेगी, मतलब इन द सेंस की जो प्राइसिंग रहेंगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, तो हमें बेटर बार्गेन नहीं करने आएगा. तो हम क्या करेंगे, जो 30 पब्लिशर एक साथ अगर ले लिया तो बार्गेन हम अच्छे से कर सकते थे. ठीक है. We have been meeting with representatives of different publishers over the last 2 years, and during this time we have worked to negotiate the best price. As a result, the initial cost of rupees 4,000 crore per year for 30,000 journals has been reduced to 1,800 करोड़. अभी देखो जो 4,000 करोड़ का कॉस्टिंग आ रहा था इनको इनिशियल कॉस्ट, तो वो सीधा आके कितना आ गया पता है, 1,800 करोड़. मतलब समझ रहे हो, 2,200 करोड़ का डिफरेंस. तो अभी थर्ड पॉइंट तो ये था. ठीक है, बार्गेनिंग पावर. लास्ट पॉइंट क्या है, टू हेल्प द सेंटर गेन इनसाइट्स इनटू द एक्सटेंट टू व्हिच जर्नल्स आर बीइंग यूज्ड एंड डाउनलोडेड बाय द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल. अब इस सेंटर को भी एक इंसाइट होना चाहिए ना भाई, कि जो जर्नल्स आ रहे हैं, जो यूज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा बाकी के, तो वो कितना मायने रखते हैं इनके लिए, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है. व्हेन वाज ओएनएस कंसेप्चुअलाइज्ड, अभी कब किया था, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जब आई थी, तो इन्होंने एम्फोसाइज किया था रिसर्च एज अ कॉर्नर स्टोन फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. तो रिसर्च के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था कि ये कॉर्नर स्टोन रहेगा ये, ताकि हम एक्सीलेंस अचीव करें एजुकेशन सेक्टर में. The policy strongly recommended the establishment of National Research Foundation to seed, fund, nurture. हमने NRF के ऊपर भी काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े वैसे. Research and development while fostering a culture of innovation across India's higher education system. To do so, the center formed a core committees of secretaries chaired by the principal advisor in 2022. This committee then constituted a cost negotiation panel to negotiate with journal publishers for the ONOS. अच्छा, what happens next? ठीक है, चार्जेस वगैरह मोटे मोटे तौर पर तो आपको आइडिया लग गया रहेगा. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसके रिगार्डिंग है. सिंपल क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एजुकेशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह वगैरह. गवर्नमेंट के है, प्राइवेट के है, सभी के लिए है. तो गवर्नमेंट के देख सकते हो, गवर्नमेंट है, मोटे मोटे तौर पर तो यही है. संबल शोज
ये तो हो गया। हमने तो ये तो नहीं पढ़ना है। मच नीडेड पॉज क्या है, हिजबुल्ला छोड़ो। द रियल गोरखपंथी। नहीं। और कुछ है क्या? एस्ट्राइड थ्योरी, not that important. Adani Green says Gautam nephew Sagar not charged with violation of US FCPA. FPI's invest 11,000 crore in 30 days after 1.5 lakh crore sell off since October. Air to use Vistara planes for flights on 5 metro to metro routes. ठीक है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।